नमस्कार, कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 10 सितंबर 2025। हम अगले कुछ मिनटों में पिछले 2 दिनों की मतलब करीब टॉप 20 कानूनी सुर्खियों पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, कई हाई कोर्ट्स और दूसरी अदालतों से भी काफी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। इनमें प्रोसीजरल नियमों से लेकर कुछ हाई प्रोफाइल केस तक सब शामिल है। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या जानकारी है। हमारे पास कई सारे अदालती आदेश हैं, कुछ नई याचिकाएं हैं और कानूनी बहसों पर भी बात करनी है। आज का मकसद है इन डेवलपमेंट्स को समझना, इनके मायने क्या हैं और असर क्या हो सकता है। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। एक अहम घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर थोड़ी नाखुशी जताई है कि हाई कोर्ट सीधे ही अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं। हाँ, खासकर सेशन कोर्ट को बाईपास करके। ये एक अहम पॉइंट है। बिल्कुल, कोर्ट ने इस मामले में केरल हाई कोर्ट को नोटिस भी जारी किया है। जी, ये देखिए, सीधे तौर पे ये कानूनी प्रक्रिया का जो एक पदानुक्रम है, जो हायरार्की है और अदालतों का जो अधिकार क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ है। आमतौर पर जमानत या अग्रिम जमानत पहले निचली अदालत यानी सेशन कोर्ट में जाती है। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट का इशारा यही है कि भाई इस प्रक्रिया को बिना किसी ठोस वजह के छोड़ना न्यायिक सिस्टम के खिलाफ जा सकता है। तो इससे जमानत मांगने की पूरी प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। बिल्कुल, और एकरूपता पर भी। ये एक तरह से प्रक्रियात्मक स्पष्टता लाने वाला कदम लग रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वो जो राज्यपालों द्वारा बिलों पर सहमति देने की समय सीमा वाला मामला चल रहा है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, उसकी सुनवाई 9वें दिन भी जारी रही। हाँ, जारी रही। कर्नाटक, केरल, तेलंगाना जैसे राज्यों ने अपनी दलीलें रखी। उनका मुख्य तर्क क्या था? देखिए, राज्यों का मेन आर्गुमेंट ये था कि राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा से पास हुए बिलों पर मतलब अनिश्चित काल तक रोक लगाने या उसे वीटो करने की पावर नहीं होनी चाहिए, खासकर तब जब मंत्रिमंडल ने अपनी सलाह दे दी हो। अच्छा। उनका कहना है कि राज्यपाल को कैबिनेट की सलाह माननी चाहिए, जैसे प्रोसिक्यूशन सैंक्शन यानी अभियोजन स्वीकृति जैसे मामलों में। ये मामला असल में केंद्र राज्य संबंधों और संविधान में राज्यपाल की भूमिका क्या है उसकी व्याख्या से जुड़ा है। राज्यों का पक्ष यही है कि चुनी हुई सरकार की इच्छा को राज्यपाल हमेशा के लिए नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी भी आई थी। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी थी। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक शक्ति का उचित रूप से प्रयोग करना वो उस शक्ति में ही निहित है, मतलब इनहेरेंट है। उसे अलग से कहने या थोपने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब गहरा है। जी बिल्कुल, मतलब ये कि जो भी संवैधानिक पद पर है उससे उम्मीद की जाती है कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मनमाने ढंग से नहीं बल्कि निष्पक्षता से और संवैधानिक दायरे में रहकर करेगा। सही बात है। अब एक दूसरे तरह के मामले पर आते हैं, मेडिकल लापरवाही से जुड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उसके एक फैसले की आलोचना की है। क्या था ये मामला? जी, मामला ये था कि NCDRC ने एक अपील सुनते हुए लापरवाही का एक नया ही आधार बना दिया, मतलब एक नया ग्राउंड बना दिया जो ओरिजिनल शिकायत में था ही नहीं। अच्छा। हाँ, मूल शिकायत जो थी वो डिलीवरी के बाद हुई कथित लापरवाही के बारे में थी, लेकिन NCDRC ने शायद जांच के किसी और पहलू को लापरवाही मान लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीली अदालतें यानी जो अपील सुन रही हैं वो मूल मामले के दायरे से बाहर जाकर खुद से नए मुद्दे नहीं बना सकती। ओके। उन्हें अपील में जो सवाल उठाए गए हैं वहीं तक सीमित रहना चाहिए, और इसी आधार पर कोर्ट ने वो जो मुआवजे का आदेश था NCDRC का उसे रद्द किया और शिकायतकर्ता को डॉक्टरों से मिले 10 लाख रुपए वापस करने को कहा है। तो ये अपीली अदालतों के जुरिस्डिक्शन की सीमाएं तय करता है। बिल्कुल। पारदर्शिता पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है। हाई कोर्ट्स में फैसले सुनाने के बाद जजमेंट अपलोड करने में जो देरी हो रही है उस पर चिंता जताई है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कोर्ट ने साफ कहा है कि ऑपरेटिव पार्ट यानी फैसले का जो मुख्य नतीजा है वो सुनाने के बाद पूरा डिटेल्ड जजमेंट अपलोड करने में बेवजह देरी नहीं होनी चाहिए। क्यों जरूरी है ये? देखिए, ये न्यायिक पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए अहम है। वकीलों को, पार्टियों को और आम लोगों को भी फैसलों की पूरी जानकारी टाइम पर मिलना जुडिशियल सिस्टम में भरोसे के लिए जरूरी है। सही बात है, देरी से कंफ्यूजन भी होता होगा। हाँ, और अटकलें भी लगती हैं। सुप्रीम कोर्ट से कुछ और पॉइंट्स भी निकले हैं। एक फैसले में कहा गया कि पड़ोसियों के बीच अगर कोई तीखी बहस हो जाए, झगड़ा हो जाए या हाथापाई भी हो जाए तो वो अपने आप में IPC की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना ये मानने के लिए काफी नहीं है। ये एक अहम फैसला है क्योंकि ये जो आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा गंभीर आरोप है उसकी थ्रेशोल्ड को मतलब उसकी दहलीज को थोड़ा ऊंचा करता है।
कोर्ट साफ कर रहा है कि सिर्फ कहासुनी या झगड़ा, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो तब तक कानूनी तौर पर उकसावा नहीं माना जाएगा जब तक कि उकसाने का एक साफ और सीधा इरादा ना दिखे। मतलब कोई एक्टिव रोल होना चाहिए। हाँ, कोई ऐसा सक्रिय कदम जिससे लगे कि उस व्यक्ति के पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इससे पड़ोसियों या रिश्तेदारों के झगड़ों में ऐसे गंभीर आरोपों के गलत इस्तेमाल पर कुछ रोक लग सकती है। ये बात ध्यान रखने वाली है। अच्छा, आरक्षण के नियमों पर भी एक क्लैरिफिकेशन आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर भर्ती के नियम साफ तौर पर इजाजत नहीं देते तो उम्र में छूट का फायदा लेने वाले आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार बाद में जनरल कैटेगरी की सीटों पर दावा नहीं कर सकते। जी, इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए SC, ST या OBC कैटेगरी का है और उसने उम्र में छूट लेकर परीक्षा दी है या अप्लाई किया है, तो उसे उसी आरक्षित वर्ग में ही गिना जाएगा, भले ही उसके नंबर जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा क्यों ना हो। अच्छा, वो जनरल कैटेगरी की सीट पर माइग्रेट नहीं कर सकता जब तक कि भर्ती के नियम खुद ऐसा ना कहते हों। ये रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करने में एक तरह की यूनिफॉर्मिटी लाएगा। आपराधिक मामलों को रद्द करने यानी क्वॉशिंग के संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है। CRPC की धारा 482 या जो नया कानून है BNSS, उसकी धारा 528 जो हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स देती है, उसके तहत एक 4 चरणीय परीक्षण मतलब 4 स्टेप टेस्ट बताया गया है। हाँ, ये 4 स्टेप टेस्ट का मकसद हाईकोर्ट को एक फ्रेमवर्क देना है ताकि वो ये तय कर सकें कि कब उन्हें अपनी इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल करके किसी FIR या क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रद्द करना चाहिए। ये टेस्ट मोटे तौर पर ये देखता है कि पहली नज़र में क्या कोई मामला बनता भी है या नहीं, क्या आरोप बेबुनियाद या तंग करने वाले तो नहीं है, क्या लीगल प्रोसेस का दुरुपयोग हो रहा है, जैसे किसी को परेशान करने के लिए केस कर देना। बिल्कुल, या फिर क्या न्याय के हित में केस को जारी रखना ठीक नहीं होगा। इससे हाईकोर्ट के फैसलों में थोड़ी और कंसिस्टेंसी आने की उम्मीद है। और एक याचिका भी आई है सुप्रीम कोर्ट में, भारत पाकिस्तान के बीच जो एशिया कप क्रिकेट मैच होने वाला है उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। हाँ, याचिकाकर्ता ने हाल के किसी कथित आतंकी हमले का हवाला दिया है। इस पर कोर्ट का क्या रुख रह सकता है? देखिए, ऐसी याचिकाएं अक्सर भावनात्मक और राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं से जुड़ी होती हैं। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इसे कैसे लेता है। आमतौर पर अदालतें खेल आयोजनों में सीधे दखल देने से बचती हैं जब तक कि कोई बहुत ही असाधारण स्थिति ना हो। सुप्रीम कोर्ट की खबरों को खत्म करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने मध्यस्थता यानी मीडिएशन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसकी असली कीमत सहानुभूति, गरिमा और रचनात्मकता में है। ये बहुत ही अच्छी बात कही जस्टिस सूर्यकांत ने। मध्यस्थता जो विवाद सुलझाने का एक वैकल्पिक तरीका है, जहां एक न्यूट्रल तीसरा पक्ष दोनों पार्टियों को आपसी सहमति से हल निकालने में मदद करता है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक लीगल प्रोसेस का विकल्प नहीं है, बल्कि एक मानवीय प्रक्रिया है जो रिश्तों को बचाने और क्रिएटिव समाधान खोजने पर जोर देती है, जो शायद पारंपरिक कोर्ट की लड़ाई में संभव नहीं हो पाता। अक्सर नहीं हो पाता। जी चलिए अब कुछ हाई कोर्ट्स की अहम खबरों की तरफ चलते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पीड़ितों के कुछ रिश्तेदारों ने याचिका दायर की है। उन्होंने विशेष अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें प्रज्ञा ठाकुर और कुछ अन्य आरोपियों को बरी किया गया था। हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील और पेचीदा मामला है। याचिकाकर्ताओं का मुख्य आरोप ये है कि NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसने बाद में ये जांच अपने हाथ में ली थी, उसने पहले जांच करने वाली महाराष्ट्र ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड, उसके द्वारा जुटाए गए कई महत्वपूर्ण सबूतों को ट्रायल कोर्ट के सामने ठीक से पेश नहीं किया। अच्छा, तो ये याचिका न सिर्फ ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रही है, बल्कि जांच एजेंसियों के बीच तालमेल और सबूत पेश करने की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। हाईकोर्ट का फैसला इसमें बहुत अहम होगा। दिल्ली हाईकोर्ट से एक और दिलचस्प खबर है। ऐश्वर्या राय बच्चन के बाद अब उनके पति अभिषेक बच्चन ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों यानी पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए कोर्ट का रुख किया है। जी हाँ, ये पर्सनालिटी राइट्स मूल रूप से किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़े अधिकार हैं, जैसे उनका नाम, तस्वीर, आवाज, दस्तखत वगैरह, जिनका गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हाँ, बिना उनकी इजाजत के कमर्शियल या किसी और तरह से गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अभिषेक बच्चन ने कुछ वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनलों पर अपने नाम, छवि और आवाज के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। और देखिए, डिजिटल युग में जहां डीप फेक और वॉइस क्लोनिंग जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सेलिब्रिटीज के लिए अपने इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और भी जरूरी और मुश्किल हो गया है। तो ये मामला भारत में पर्सनालिटी राइट्स कानून कैसे विकसित हो रहा है, उस दिशा में एक और कदम है। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक सवाल है
क्या ये पर्सनालिटी राइट्स सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए ही होते हैं? देखिए, सिद्धांत रूप में तो हर व्यक्ति को अपनी पहचान और छवि पर अधिकार होना चाहिए, लेकिन कानून में व्यक्तित्व अधिकार का दावा ज्यादातर वही लोग करते हैं जिनकी पहचान की एक कमर्शियल वैल्यू होती है, जैसे सेलिब्रिटी, खिलाड़ी वगैरह। हालांकि राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार और पहचान की सुरक्षा ये आम लोगों पर भी लागू होती हैं, भले ही उसे पर्सनालिटी राइट्स का लेबल ना दिया जाए। पर भविष्य में ये बहस और तेज हो सकती है कि आम लोगों की डिजिटल पहचान की सुरक्षा कैसे की जाए। ये एक अहम नुक्ता उठाया आपने। दिल्ली हाई कोर्ट से ही एक और मामला है, दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा। उनकी पहली पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चों ने मुकदमा दायर किया है। कोर्ट ने अब संजय कपूर की दूसरी पत्नी प्रिया कपूर से उनकी सभी संपत्तियों का पूरा ब्यौरा मांगा है। ये एक पारिवारिक संपत्ति विवाद है। जी, ये पारिवारिक विवाद है। अब वापस बॉम्बे हाई कोर्ट चलते हैं। कन्नड़ एक्टर ध्रुवा सर्जा से जुड़ा एक धोखाधड़ी का मामला है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को अगली सुनवाई तक चार्जशीट दाखिल करने से रोक दिया है। हाँ, उन पर आरोप है कि उन्होंने एक फिल्म निर्माता से पैसे लेकर फिल्म प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया। तो ये एक तरह की अंतरिम राहत हुई? बिल्कुल अंतरिम राहत है। कोर्ट शायद मामले के फैक्ट्स और सबूतों को और देखना चाहता है, इससे पहले कि पुलिस फॉर्मली चार्जशीट फाइल करे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ही शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश मस्की के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका भी खारिज कर दी है। हाँ, याचिकाकर्ता शिवसेना यूबीटी से थे और चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग कर रहे थे। चुनावी याचिकाएं अक्सर काफी जटिल होती हैं, कानूनी और तथ्यात्मक दोनों तरह से। तो कोर्ट को लगा होगा कि याचिका में दिए गए आधार काफी नहीं थे। संभवतः यही हुआ होगा। केरल हाईकोर्ट की बात करें तो NH 544 पर जो पलियक्कारा टोल प्लाजा है, वहां टोल वसूली का निलंबन और आगे बढ़ा दिया गया है। जी, कोर्ट का कहना है कि वहां अभी भी कई समस्याएं हैं और ट्रैफिक मैनेजमेंट भी ठीक नहीं है। ये दिखाता है कि अदालतें कभी-कभी जनहित में प्रशासनिक मामलों में भी दखल दे सकती हैं। बिल्कुल, खासकर जब मामला पब्लिक फैसिलिटीज और आम लोगों की सुविधा से जुड़ा हो। टोल वसूली तभी शुरू होगी जब कोर्ट संतुष्ट होगा कि सब ठीक है। केरल में ही एक और मामला था, भारत माता चित्र विवाद। केरल हाईकोर्ट ने KTU यानी केरला टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के सस्पेंडेड रजिस्ट्रार को बहाल करने से इनकार कर दिया है। हाँ, उन पर आरोप था कि यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में उन्होंने कथित तौर पर भारत माता के चित्र को हटाने का निर्देश दिया था। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने सीधे बहाली का आदेश नहीं दिया, बल्कि मामला वापस यूनिवर्सिटी की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, सिंडिकेट, उसी को भेज दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सिंडिकेट ही इस पर आखिरी फैसला ले। ये यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी का सम्मान करने जैसा है। और बॉम्बे हाई कोर्ट से एक और जमानत की खबर है। 2012 पुणे सीरियल ब्लास्ट केस के एक आरोपी को जमानत मिली है 12 साल हिरासत में रहने के बाद। जी, ये मामला फिर से विचाराधीन कैदियों के अधिकारों और न्याय में देरी के मुद्दे को सामने लाता है। 12 साल बिना ट्रायल पूरा हुए जेल में रहना बहुत लंबा समय है। हाँ, बहुत लंबा। कोर्ट ने शायद इसी आधार पर, मतलब स्पीडी ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए जमानत दी है। ये याद दिलाता है कि न्याय में देरी भी एक तरह का अन्याय ही है। बिल्कुल सही कहा। अब कुछ और अदालतों और कानूनी डेवलपमेंट्स पर जल्दी से एक नजर। एक फर्जी वेबसाइट ने पूर्व अटॉर्नी जनरल श्री KK वेणुगोपाल, उनके नाम और तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया है। हाँ, ये वेबसाइट खुद को पर्सनल इंजरी अटॉर्नी बता रही है और उन्हें फर्म का CEO दिखा रही है। ये तो गंभीर मामला है। बहुत गंभीर है। ये दिखाता है कि ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले किसी की भी पहचान का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो। इससे न सिर्फ उस व्यक्ति की साख को नुकसान पहुंचता है, बल्कि आम लोग भी धोखे में आ सकते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने NDTV की पत्रकार गार्गी रावत को टिप्पणीकार अभिजीत अय्यर मित्रा के मानहानि केस में हर्जाने के तौर पर 10,000 रुपए देने का आदेश दिया है। दिलचस्प बात यह है कि ये मामला गार्गी रावत द्वारा अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ किए गए एक कथित मानहानिकारक ट्वीट को सिर्फ लाइक करने से जुड़ा था। हाँ, ये फैसला सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की जिम्मेदारियों पर रोशनी डालता है। मतलब कोर्ट का मानना है कि किसी मानहानिकारक पोस्ट को लाइक करना भी उसके फैलने में योगदान दे सकता है और इसलिए मानहानि का आधार बन सकता है। सिर्फ एक लाइक? जी, हालांकि जो हर्जाना है 10,000 रुपए, वो काफी सांकेतिक है, सिंबॉलिक है, लेकिन ये इस बात का संकेत जरूर देता है कि सोशल मीडिया पर हमारे क्लिक्स के भी लीगल परिणाम हो सकते हैं। ये दिखाता है कि सोशल मीडिया पर एक छोटा सा क्लिक भी कितनी बड़ी जिम्मेदारी ला सकता है। और आखिर में मुंबई की एक अदालत ने क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर जुर्माना लगाया है 100 रुपए का। हाँ,
वो इसलिए क्योंकि इन्फ्लुएंसर सपना गिल ने उन पर जो छेड़छाड़ का केस किया था उसमें उन्होंने अपना जवाब दाखिल करने में देरी की। ये मामला पिछले साल पब में सेल्फी वाले विवाद से जुड़ा है। तो ये अदालती प्रक्रिया में समय सीमा का पालन करने के महत्व को दिखाता है। जी बिल्कुल। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ मुख्य कानूनी सुर्खियां जिन्हें हमने कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज के लिए संकलित किया। हमने देखा कि कैसे अदालतों में प्रोसीजरल नियमों को स्पष्ट किया जा रहा है, संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या हो रही है, व्यक्तिगत और डिजिटल अधिकारों की बात हो रही है और जटिल आपराधिक मामलों में न्याय प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। और अगर इन सभी खबरों को, खासकर ये पर्सनालिटी राइट्स, डिजिटल फ्रॉड और सोशल मीडिया पर लाइक वाले मामले को एक बड़े नज़रिए से देखें तो एक सोचने वाला सवाल उठता है। इस तेजी से बदलते डिजिटल युग में जहां AI, डीप फेक, डेटा माइनिंग जैसी तकनीकें आम हो रही हैं, वहां व्यक्ति की पहचान, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी निजता यानी उसके जो व्यापक व्यक्तित्व अधिकार हैं, उनकी सीमाएं क्या होनी चाहिए? क्या हमारे मौजूदा कानून, चाहे वो कॉपीराइट एक्ट हो, IT एक्ट हो या मानहानि का कानून, क्या वो इन नई और जटिल चुनौतियों से असरदार तरीके से निपटने के लिए काफी हैं? या फिर हमें एक ज्यादा व्यापक, एक ज्यादा इंटीग्रेटेड कानूनी ढांचे के बारे में सोचने की जरूरत है जो डिजिटल दुनिया में व्यक्ति की गरिमा और उसके अधिकारों की रक्षा कर सके? निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर लगातार सोचने और शायद नए कानूनी उपायों की जरूरत होगी। इसी विचार के साथ आज के कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज के इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। ताज़ा कानूनी अपडेट्स के साथ जल्द ही फिर मिलेंगे।